बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उन माशी इस्लाहात के हवाले से जो हुकूमत कर रही है। यकीनन इस वक्त जो है मुल्क पे मुश्किल हालात हैं, इन्फ्लेशन का भी काफ़ी हद तक दबाव है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। हमारे ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें भी जो डिक्रीज़ सिचुएशन है वो भी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके साथ साथ यकीनन आम आदमी को और उस शख्स को जिसकी पहुंच में नहीं है वसाइल, उससे इससे बचाना कैसे है कि महंगाई भी उसके ऊपर असर ना पड़े, जो बिल्स में इजाफा किया गया है और ख़ासतौर पर सर्कुलर डेट को कम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं उसका भी असर ना पड़े। तो इस हवाले से हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए हैं, कुछ असर हमें नज़र आना शुरू हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अगरचे कुछ मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है लेकिन एक हौसला अफजा हुई है। इस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें भी कुछ बेहतरी आई है और ख़ास तौर पर जो रुपये की वैल्यू है पिछले 2-3 दिन से मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है गिरावट के बरक्स जो है। ये अच्छी खुशाइन चीज़ है, लेकिन मेन बात यही है कि गरीब आदमी को जो इस्लाहात भी की जा रही हैं, जो मेयर्स लिए जा रहे हैं, आईएमएफ के उस प्लान को, उस पैकेज को, उस प्रोग्राम में जाने के लिए उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा और क्या गरीब आदमी कितना मुतासिर होगा, इस पर यकीनन खासा जो है चर्चा किया जा रहा है। और हुकूमती मुशीरान का भी और वजीरान का भी ये कहना है कि जो भी मेयर्स लिए गए हैं उनमें गरीब आदमी का खास तौर पे ख्याल रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस उस पर लगाए गए हैं जो कि लग्जरी आइटम्स हैं। तो देखेंगे कि इसका असर अब गरीब आदमी पे, जो दरमियाना तबका है उसके ऊपर क्या पड़ता है। सबसे पहले जनाब मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ देंगे आज शनीला मार साहिबा और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, पहला सवाल आपसे, माशी हालात की बेहतरी के लिए जो हुकूमती इक़दामात किए गए हैं किस हद तक कारगर साबित होंगे, क्योंकि टू एज सॉर्ड्स है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंटेंसिव केयर यूनिट में है। उसको सांस लेने के लिए भी मसनूई एक निज़ाम की ज़रूरत पड़ रही है और उसको ड्रिप्स की ज़रूरत भी पड़ रही है। इस वक्त ज़रूरत है उसको इस्तेहकाम की, और तमाम माहिरीन मुआशियात ये कहते हैं कि सिवाय IMF के प्रोग्राम के में जाने के और उसको बहाल कराने के, जिसको मुंजमद कर दिया गया था पिछली हुकूमत ने, और जिस के जो प्रोग्राम है उसकी शराइत कड़ी से कड़ी होती गई हैं हमारी ख़राब साख की वजह से, उसकी बहाली के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि ये इस प्रोग्राम कामयाब भी हो जाए तब भी शायद हमें बजट के बाद अगले माली साल में एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। इस वक्त अफरात ज़र जो है वो 30% को क्रॉस कर चुकी है। गरीब अवाम, मज़दूर तबका, मिडिल क्लास पिस के रह गया है। उनके हालात बहुत ख़राब हैं। जो अशाए खुर्द नोश हैं, जो उनकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, और ये जो मिनी बजट अनाउंस हुआ है उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में इजाफा हुआ है और शायद मज़ीद होगा। तो लोगों के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जिन इस्लाहात का आपने ज़िक्र किया वो रोल आउट हों, और जो हमारा जो अशराफिया है, जो हुकूमतें हैं, चाहे वफाकी है चाहे सूबाई है, जो सरकारी इदारे हैं, वो अपने अखराजात कम करें और लोगों से इजहार यकजहती करें। जो हमारे मुखैर हजरात हैं, जो फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो पहले ही कर रही हैं वो उनको जारी रखना चाहिए, लेकिन हमारे जो अशराफिया है उनको अपने दिल और अपने बटवे और अपने जो चीज़ें हैं लोगों की मदद करने की, उन रास्तों को खोलना चाहिए। तभी हम इस मुश्किल मरहले से गुजरेंगे, और सिवाय अपनी मईशत को ठीक करने के, उसको एक पायदार, एक सेल्फ सस्टेनिंग बेसिस पे खड़ा करने के, अपने ज़राअत को, अपने मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने तवानाई के शोबे में जो गर्दिशी कर्जा है, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जो
बहुत सारा जो ब्लीडिंग कर रही है इकॉनमी को, उसको ख़त्म किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। शरीला अमार साहब फरमाइएगा, क्या IMF प्रोग्राम हासिल का ही PDM हुकूमत का मकसद होना चाहिए, या इसको लंबे अरसे तक इस्लाहात का दायरा फैला के और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मकसद होना चाहिए? देखिए, IMF का जो प्रोग्राम था उसमें जाना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत बुरी तरह से गिर रहे थे, और इसहाक डार साहब और जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने पूरी कोशिश की थी जो हमारे दोस्त ममालिक है, अगर हमें उनकी तरफ से कर्जा या इमदाद मिलती है तो हम IMF की तरफ ना जाएं, ताकि उनकी सख्त शराइत को ना माने, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा असर जो था हमारे गरीब तबके के ऊपर पड़ना था। लेकिन जो उन्होंने भी मशरूत कर दिया हुआ था उसको IMF के साथ, तो IMF का प्रोग्राम बहाल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो हम डोनर कॉन्फ्रेंस में भी गए, वहाँ पे भी जो लोगों ने प्लेजेस किए तो वो भी मशरूत हुए हुए थे IMF के साथ, क्योंकि देखें जो ममालिक हैं जिन्होंने कर्जा देना है उन्होंने ये श्योर भी करना है कि आप अपना कर्जा वापस करें। तो अभी तक से जो चाइना ने प्लेजेस जो हमारे साथ बात की थी कि वो रोल ओवर तो उन्होंने कर दिया अपना $2 अरब का, सऊदी अरब ने भी $3 अरब का जो था वो रोल ओवर कर दिया था कर्जा, लेकिन जो मजीद चाइना ने $2 अरब का देना था या सऊदी अरब ने $3 अरब का देना था, और सऊदी अरब में डेफर पेमेंट $1.2 अरब के ऊपर उन्होंने हमें जो ऑयल देना था, वो भी सारा कुछ रुक गया हुआ था कि जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे ये तो बहाल नहीं होगा। लेकिन मैंने कल भी जब बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्रोग्राम बहाल भी होगा तो फिर भी जिस तरह हमने लोन की पेमेंट करनी है तो हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर बुरी तरह से गिरेंगे, और जून के बजट के बाद फिर हमें जाना पड़ेगा, और जो अभी हमारा $6 अरब का जो प्रोग्राम है हो सकता है कि अगली दफ़ा हमें इससे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम जो है IMF से लेना पड़े। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स को करें, अपने ज़र मुबादला के ज़खायर जो उनको स्टेबल करें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपनी इंपोर्ट को कम करें। जो आपकी ज़रूरी इंपोर्ट है उसको आपको करना चाहिए, लेकिन जो आपकी गैर ज़रूरी इंपोर्ट है उनको अब आप बंद करें। लग्जरी अशिया के ऊपर जो है सेल्स टैक्स लगाया गया, बहुत अच्छी बात है, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो दे, लेकिन जो सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है उसको मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए गरीब बंदे के ऊपर उसका ज़्यादा असर होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। और डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो ज्यादा करें, उसमें भी हम जो सैलरी क्लास तबका है हम उसको ज्यादा पीस देते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज है, वहां से हमें टैक्स मिलना ही मिलना होता है। तो जो बार बार हम बात करते हैं रियल एस्टेट की करते हैं, रिटेलर्स की बात करते हैं, ज़रात की हम बात करते हैं कि आप उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाते। अभी गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स इम्पोज किया था 10%, उसके ऊपर भी स्टे आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप 50% ले लें। तो जो हमारा अमीर तबका है, जो हम उनको सब्सिडीज देते थे, जैसे एक्सपोर्टर से हमने वापस ली, तो जो हमारी दूसरा बिजनेस क्लास जो हमारी है, हमें उनको बिला वजह की सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। उसके लिए कोशिश करें कि आप गरीब आवाम को जितनी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन मिसाक के मैशत आपको करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे काम करने होंगे जिसको करते हुए सियासी जमातें जो होते हुए एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देती हैं। अगर आप तमाम सियासी जमातें मिल जाएंगी तो फिर आपको अपने रिफॉर्म्स करने, क्योंकि बार बार IMF के पास चले जाएं और इसी तरह उनकी शराइत माने, फिर आपने जब देखना है कि अब हमने IMF प्रोग्राम से निकल गए, अब हमने इलेक्शन में जाना है, तो फिर आप वापस उन्हीं चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं, सब्सिडीज देना शुरू कर देते हैं। इमरान खान के दौर में भी यही हुआ था कि उन्होंने सब्सिडीज बहुत ज़्यादा दी, टैक्स की छूट दी, जिसकी वजह से जो बिजनेस क्लास उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट की, और एक तारीखी करंट अकाउंट खसारा जो था वो इमरान खान की हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान को दे के गई थी। अब करंट अकाउंट खसारा जो उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि जितनी आपकी रेमिटेंस आ रही है, जितनी आपकी एक्सपोर्ट है, आप उसके बराबर अपनी इंपोर्ट रख के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जब तक इस्तिलाहात नहीं होंगी, इसी तरह IMF के प्रोग्राम में हम बार बार जाते रहेंगे और हम उनकी शराइत मानते रहेंगे और वो हमारे नाक की लकीरें तक निकलवाते रहेंगे। दो बड़े मसले हैं जी हमारी इकॉनमी को, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये दो बड़े मसले हैं जिसको ब्रिज करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा इंटरनली भी आ जाते हैं। आज़म चौधरी साहब, लाहौर में आप बड़े बाज़ारों को भी वहाँ पे जानते होंगे जहाँ पे पर्चियों पे कारोबार होता है। आप कुछ भी लेने जाएं, पिंडी की मार्केट में चले जाएं, लाहौर की मार्केट में चले जाएं, वो ये कहते हैं जनाब क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए हैं और डॉलर महंगा हो गया है, अगर लोकल चीज़ भी प्रोड्यूस होती है तो फिर भी उसकी कीमतें खुद बहुत बढ़ा दी गई हैं। ये फरमाइएगा कि इस वक्त प्रॉफिट कौन कमा रहा है? इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई तो है जो प्रॉफिट कमा रहा है, जिसके पास होर्डिंग है, जिसके पास वेयर हाउसेस में पुराना सामान पड़ा है, लेकिन वो नई कीमतों के ऊपर ये इंतजार कर रहा है बेच के, और कुछ दिनों के फर्क के साथ वो मजीद हो रहा है। तो इसको रोकेगा कौन? यासर, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। ये मंडियों के अंदर अगर आप जाएं, ये आज से नहीं, गुज़श्ता कई सालों से बल्कि दहाइयों से हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर
अंदर पर्ची पे बिजनेस होता है, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड पे चीजें नहीं होती, और वो एक सादा कागज होता है, उसके ऊपर वो हाथ से लिखी हुई एक पर्ची होती है, उसके ऊपर वो अमाउंट लिखी होती है, उसमें कोई टैक्स नेट में नहीं आते वो लोग, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मसलन मैं ये हालिया मिसाल दूं, अभी देखें कि ये मिनी बजट आया, मिनी बजट में बहुत सारी, जाहिर है वो नए टैक्सेशन आई तो चीजें महंगी हो रही हैं। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि ये कुकिंग ऑयल और घी शॉर्ट हो रहा है। उसकी वजह क्या है? जब हमें पता चला कि पाम ऑयल बाहर से आना थोड़ा सा उसमें कमी आई है, तो लोगों ने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया है। ऊपर से डॉलर की जो फ्लक्चुएशन थी, एक वो आ गया, दूसरी तरफ जो हमारा यहाँ पे एक बिजनेस के अंदर एक माफिया जो लोग बैठे हैं, वो इस चीज पे कतई तौर पर ख्याल नहीं करते कि इससे मुल्क और लोगों को किस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने जब उसको स्टोर करना शुरू किया, आज लाहौर के अंदर जो घी है उसकी कीमत 750 रुपया पर किलो पहुंच चुकी है। अब देखिए गरीब आदमी वो सब्जी सस्ती बना सकता है, लेकिन जाहिर है उसको घी या कुकिंग ऑयल चाहिए, उसके बगैर वो हंडिया नहीं बना सकता। इसी तरह एक ये नॉन एसेंशियल आइटम है, जैसे ये सिगरेट है। आप देखें कि सिगरेट की कीमतें अभी गवर्नमेंट ने उस पर कोई डिफाइन नहीं की, उसके प्राइसेस, सिगरेट डबल ट्रिपल कीमत पे मार्केट में इस वक्त बिक रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे जो जखीरा अंदोज है उसको कंट्रोल करना बेसिकली ये इंतजामिया का काम है। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे इंतजामिया का ये टोटल फेलियर नजर आता है। ऊपर देखें कि हुकूमत तमाम इकदाम करने के बावजूद महंगाई कंट्रोल ना कर पाना, ये टोटल फेलियर आ जाता है हमारी जिले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, हमारे सूबों का। उनको चाहिए कि इसके ऊपर कड़ी नजर रखें। जो देखें आटा इस वक्त बुनियादी चीज है, आटा लाहौर के अंदर शॉर्ट है, और जिसको मिलता भी है 168 से लेकर 170 रुपए किलो मिल रहा है। तो आजम जावेद साहब, यहाँ पे मेरा ज़मीनी सवाल ये होगा कि जिन स्टेक होल्डर्स की आपने बात की, जिनका ये काम है, क्या उनको नहीं पता उन जगहों का, उन स्टोर्स का, उन शख्सियात का जो इस वक्त एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट्स बना रहे हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि चीजें महंगी होगी, खबर आई है और उन्हें बढ़ा दी है? या सर उनको 100% पता है। ये बात थोड़ी सख्त है, लेकिन ये 100% मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। जब तक एफबीआर के अहलकार उन लोगों के साथ मिले नहीं होते, तब तक स्टॉकिस्ट जो है वो बगैर टैक्स के, बगैर ये सादी पर्ची पे बिजनेस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जितना इंपोर्टेड माल इस वक्त स्मगल होके आ रहा है, ये हमारा चमन के बॉर्डर के जरिए, उसमें कस्टम और कस्टम इंटेलिजेंस के काम मिले होते हैं। ये मैं आंखों देखे वाकयात आपको बताता हूँ कि लाहौर के अंदर यहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, वो बजाय उनसे उनके जो टैक्स है या जो कस्टम ड्यूटी है उसकी रसीदें लें, वो सिर्फ पैसे लेते हैं और उस कंटेनर को इजाजत देते हैं, वो मंडियों के अंदर उतरते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बेशुमार चीजें होती हैं, और वो उनके साथ मिक्सअप हो गए। इसी तरह हम अगर बिजली की बात करते हैं, देखें बिजली जितना हमारे ऊपर इस वक्त दबाव आ रहा है बिजली का, वो सबसे ज्यादा बिजली चोरी की वजह से है, जिसका आप भी मजा भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रहा हूँ। और जितनी देर तक वापटा के अहलकार लोगों से मिलकर चोरी नहीं करवाते, मैं नहीं समझता कि कोई बंदा भी चोरी कर सकता है। लिहाजा हमारे अदारों की सिम्मत दुरुस्त करने की भी अशद जरूरत है। ये अदारे अगर थोड़ा सा ठीक हो जाए, हुकूमत का साथ दें, जिस सूरत हाल के अंदर इस वक्त हुकूमत एफर्ट्स कर रही है, मुल्क के बहुत सारे बहरान हैं, हम उन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे इसमें अदारे मुसलसल जो है उनको सिर्फ अपनी फिक्र है, ये अहलकार अपनी जेबें और अपने पेट भर रहे हैं, उनको ना मुल्क से गर्ज है, ना हुकूमत से गर्ज है, ना इस अवाम की तकलीफों से गर्ज है। मैं समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे आना चाहिए, और जो अदारा या जो अहलकार इन चीजों में मुलव्वस पाया जाए, उसे ना सिर्फ नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात बनने चाहिए। और ये जो स्टॉकिस्ट माफिया है, उनके खिलाफ भी इसी तरह की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम खुराक को जहीरानंदोजी ना कर पाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले, शायद 1 या 2 दिन पहले, वो खिताब फरमा रहे थे, वो घी की कीमत को 300 रुपये से 300 अरब रुपए और से 700 अरब रुपए, ये क्लिप बड़ा इस टाइम वायरल हुआ है। तो खैर उनको जितना पता है प्राइसेस का, वो तो सबको पता है। ये फरमा दीजिएगा, खान साहब रोज़ बैठकर हमें इकॉनमी पे लेक्चर दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये इकॉनमी का ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। खान साहब हमें कब बताएंगे ये हाल पहुंचा कैसे? और दूसरा, खान साहब के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है
जो ये हुकूमत इस्तेमाल नहीं कर रही, जब खान साहब आएंगे वो इस्तेमाल करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है, और मैं उनकी तकरीर सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मेरे दौर में क्रिएशन ऑफ वेल्थ हुई। अच्छा, भाई कैसे क्रिएशन ऑफ वेल्थ हुई? आपने कसिनो इकॉनमी, बबल इकॉनमी को फ़रोग दिया। सिटे के पर मबनी मईशत थी, प्लाट एक दो दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा देखें जी लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसे कमाए। उसका नुकसान क्या हुआ कि जो हमें मईशत को डाइवर्सिफाई करना चाहिए था, जो रियल इंजन्स ऑफ ग्रोथ थे, जो एक्सपोर्ट थी, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का शोबा था, जो ट्रेडिंग था, उसकी तरफ से तवज्जो हट के लोगों ने प्लाटों में, फाइलों में, हाउसिंग सोसाइटियों में पैसा लगाया, और लाहौर में एकड़ों के लिहाज से हिसाब से एक नया शहर बसाने की बात हुई। तो फिर इन इक़दामात के नतीजे में सारी रियासत का फोकस इस जानिब हो गया। और अब हम ये देखते हैं कि इसके अलावा अब जब ये कारोबार बंद हुआ है तो वही लोग जो सिटेबाज हैं उन्होंने सोने में पैसे अभी लगा रहे हैं, डॉलर में उन्होंने पैसे लगाए, और वो पैसे जब आप एक आदमी बिजनेस सट्टे की आदत डाली किसने? तो ये जब आप एक आपको याद होगा कि एमनेस्टी स्कीम आई थी, जो आप पैसे शो करें आपने कहीं से भी कमाए हैं, ब्लैक काला धन सफेद एक करें। तरफ तो हम करप्शन का मंत्रा कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है इस हुकूमत में कि ये जो इजी मनी है, माशरा इजी मनी कमाने की वजह से आगे नहीं जाता। माशरा नॉलेज बेस इकॉनमी से, क्रिएशन से, हाई टेक इंडस्ट्री से, सप्लाई चेन के वो फ्लो से, और इन चीज़ों से माशरे आगे जाते हैं। आप देखें कि आज सऊदी अरेबिया की जितनी ऑयल से इनकम है 125 अरब रुपए डॉलर, इतनी इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में इनकम है, लेकिन हमने वो रिफॉर्म्स नहीं की। ये एक इमरान खान साहब या आज की हुकूमत की बात नहीं, ये एक दो बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। मईशत और रियासत की जब सिमत नहीं होगी, जब यहाँ इंतहा पसंद लोग कानून को हाथ में लेके कहेंगे कि फ़लाँ मुल्क से ताल्लुकात रखने हैं, फ़लाँ से नहीं रखने, जब ननकाना साहब जैसे वाक़यात होंगे तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? दूसरा आप देखें माशरे का मनफी रवैया। कनाडा की एक कॉफ़ी शॉप आई है और उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस आया कि वो कह रहे हैं कि हम बाकी शहरों में भी खोल रहे हैं। उसके ऊपर सोशल मीडिया में कंपेन चली कि देखें जब अमेरिका में एप्पल फ़ोन नया मॉडल आता है तो वहाँ भी क्यूज़ होती हैं, और उसी अमेरिका में, उसी न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में जो लाइन लगी होती है, लोग जो होमलेस लोग होते हैं खाने की लाइन में लगे होते हैं। तो उसका ये मतलब है कि अमेरिका में मिडिल क्लास आईफोन खरीदना छोड़ दे। तो माशरे की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, जो 3-4 करोड़ मिडिल क्लास है, उसको खर्च करने दें। वो खर्च नहीं करेगी, वो दुबई जाके खर्च कर लेगी, यूरोप में खर्च करेगी। तो पॉजिटिव जो हमें हमारा एंटी बिजनेस रवैया है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। दूसरी बात, इमरान खान साहब के दौर में एक डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने रिफॉर्म की, इदारा जाती रिफॉर्म्स और सादगी की, और 3-4 साल तनख्वाहें लेने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बताया ही नहीं कि क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत। अभी भी वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है उसके अंदर सादगी के जो सिफारशात, मेरी ये आपके प्रोग्राम के तवसत से अपील है कि IMF रिफॉर्म के बाद जो शनीला कह रही हैं कि हमें वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें वो जो सिफारशात हैं उनको हमें मनोअन करना पड़ेगा। कल भी यहाँ एक शहबाज राना रिपोर्टर है, उनकी स्टोरी पे वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और अरबों रुपए की नई गाड़ियाँ जो FPR ख़रीद रहा था उसको। तो वो सिफारशात क्या हैं? वो ये हैं जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर बनाई है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़, बहुत सारे इदारे जो उसी तरह की नौइयत के इदारे दूसरे भी हैं, और वो डबल एक काम कर रहे हैं, अक्सर अंजाम दे रहे हैं। उनको ख़त्म किया जाए, सादगी मुहिम ले। एक से ज़्यादा प्लाट किसी भी जो सरकारी इदारे का सरबराह है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो कोई है, उसको एक से ज़्यादा प्लाट नहीं मिल सकता। ये प्रैक्टिस ख़त्म हो। जो TADA, भारी मरात, और जो UNDP की एक रिपोर्ट आई थी कि 17 अरब रुपए की पाकिस्तानी अशराफिया स्टेट एक्सपेंस पे आशी करती है। तो ये जो सादगी मुहिम की कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, इसकी सिफारशात पे सोसाइटी में डिबेट भी होनी चाहिए और हमें करना चाहिए। ये जो एक पॉइंट शनीला ने दुरुस्त कहा है कि सेल्स टैक्स जो है हमें आम आदमी से हटाना, उसको हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं आम आदमी को? अच्छा, सिर्फ ये बता दें हमारे नाजरीन को कि खान साहब जो बार बार TV पे आके ये कहते हैं कि जी जब हमारे इंतखाबात हो गए, हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही मंत्रा वो 4 साल पहले नहीं दोहराया करते थे कि जब हम आएंगे तो 100 अरब डॉलर आ जाएगा, 500 अरब डॉलर आ जाएगा। कहाँ गया वो डॉलर? वो लोगों को उसकी मुराद सईद की तकरीर हफ्ते में है, इमरान खान आएगी, हल्फ उठाएगी,
और दूसरी 200 अरब आएगा, यूँ मार दिए। तो ये बाहर दुनिया में कहा जाता है कि स्टूपिड इट्स इकोनॉमिक्स। तो ये मुहावरा उन पे भी होता है कि इकोनॉमिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, तेल की कीमतें बढ़ी। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि उनके पास कोई माशी इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा नहीं। अगर आप एक ताकतवर मजबूत मीशत छोड़ के गए हैं तो क्या वजह है कि 6 महीने के अंदर वो हमें मीशत नजर नहीं आ रही। बरतानिया में, मैं आखिरी बात ही खत्म करूंगा, 3 वजीर आजम तब्दील हुए। वहां तो किसी वजीर आजम ने नहीं कहा कि मेरे से पहले ये और वो। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, आपने जो कर्जे जो शैनीला ने बताए हैं कि तारीख में सब ज़्यादा लिए, तो अगर आपकी मीशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार थी तो इतनी जल्दी क्या वो हाउस ऑफ कार्ड्स का शिकार होगी कि वो शाखे नाजक पे पड़े हुए थे। जो आपने बात की ना कि बबल इकोनॉमी बनाई गई और वो बस्ट हुई, और बस्ट होने के बाद जो हालात आज हैं वो सबके सामने हैं। जनाब, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वो वापस आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वेलकम बैक टू प्रोग्राम बाखबर। हम सजाद अनवर साहब के पास चलते हैं। क्विकली सजाद साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमती इक़दामात क्या उस वक्त तक कारगर साबित हो सकते हैं जब तक कि इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको इम्प्लीमेंट करें वो इम्प्लीमेंट ना करें और वो जूं का तूं सिस्टम चलाने की कोशिश करें। और दूसरा ये बता दीजिएगा कि वही खान साहब वाला सवाल ही है कि क्या कड़वी गोली खाए बगैर हम इस मसले से बाहर निकल सकते हैं? जो खान साहब इस वक्त चूरन बेच रहे हैं पूरे लोगों को, व्यूवर्स को, दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास सोल्यूशन है, वो 4 साल तक उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? खान साहब तो खैर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तब उन्होंने जितने वादे किए थे वो साढ़े 3 साल में एक्सपोज हो गए थे खान साहब, पौने 4 साल में।
कि उनके पास कुछ भी नहीं है लोगों को दिखाने के लिए और ना कुछ करने के लिए। वो एक मुकम्मल फेलियर थे। आपको याद होगा कि जब उनकी हुकूमत को हटाने की तैयारी की जा रही थी तो अवाम में वो किस कदर अनपॉपुलर थे उस वक्त। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि सियासतदान हमारे मुल्क के अवाम को जो मुआशी हमारे चैलेंजेस हैं उनके बारे में दुरुस्त तौर पर नहीं बता पाते। वो उनकी सियासी मजबूरियां भी होती हैं, उन्होंने वोट भी लेना होता है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनमें इमरान खान साहब लीड पे खड़े हैं झूठ बोलने के लिए कि वो मिसगाइड करते हैं आमतौर पे अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को। और ये जो सारा खेल होता है ये मईशत के ऊपर आप कर रहे होते हैं और मईशत ही पाकिस्तान की और किसी भी मुल्क की, मैं समझता हूँ आजकल सलामती की अगर कोई रेड लाइन रह गई है आज के ज़माने में तो वो मईशत ही है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, जो पिछले 60-70 सालों में हमने उसको बनाया है, जो सिविल सर्विसेज हैं, उसके जो एकेडमीज़, जो उसके अदारे हैं, वहाँ से निकल के जो लड़के लड़कियाँ आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका जो लाइफस्टाइल है और जिस तरीके से वो काम करते हैं वो काफ़ी हद तक नॉन फंक्शनल है। यही वजह है कि हम आज तक ना ज़ख़ीरा अंदोज़ को रोक सके हैं, ना कानून को तोड़ने वाले को रोक सके हैं और ना ही आज तक हम वो इम्प्लीमेंट कर सके हैं वो पॉलिसीज़ जो फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे बनाई जाती हैं आम लोगों के लिए, लेकिन उसका एंड यूज़र जो नीचे आते तक वो पॉलिसी कहीं हवा में रह जाती है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, जो हम पिछले 30-35 साल में अपनी इकॉनमी को जिस तरह से चलाते रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के कुछ मामलात थे इस रीजन में, तो हम किसी वक्त ये इकॉनमी अच्छी भी चलती रही है, किसी वक्त बुरी भी चलती रही है, पैसे आते रहे हैं। वो जो हमने मिक्स बनाया था मिडल ईस्ट का, चाइना का और वेस्टर्न दोस्तों के साथ मिल के अपनी इकॉनमी को चलाने का एक बोरोइंग इकॉनमी, एक नॉन परफॉर्मिंग इकॉनमी हमने जो बनाई हुई थी, आज वो सोलंकी साहब ने ठीक कहा वो ICU में है। और हमें जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस वक्त, उसके लिए एक मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में एक कंसेंसस की ज़रूरत है। तमाम अदारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और एक बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगी तो ये जिस तरह से हमारी आज ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे हैं, कल को आप जून में जाके एक नया प्रोग्राम लेंगे, तब तक और आपके चैलेंजेस होंगे। ये जो करंट अकाउंट खसारा है, दूसरी चीज़ें हैं, इनके साथ ही आप फाइट करते रहेंगे और उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आम आदमी पिस जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बात अब तक खुल के सामने आ गई कि जिसका इन्फ्लुएंस है वो तो फ़ायदा उठा लेता है सिस्टम से, लेकिन वो सारे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जिनकी कहीं पे सुनवाई नहीं है, जो आम आदमी है, उसकी आवाज़ कहीं भी आर्टिकुलेट नहीं होती। और आर्टिकुलेट वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, आर्टिकुलेट वो अदालतों में होनी चाहिए, आर्टिकुलेट वो हमारे जो DC ऑफिस है और दूसरे जो हमारे अदारे हैं वहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती। तो ज़रूरत है एक बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो हम एक इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप अदालतों के फैसले देख लें, हुकूमत के पास स्पेस बहुत कम है कि इतने बड़े चैलेंज को वो इस तरह से एड्रेस कर सके इतने थोड़े वक्त में। आप एक नए बजट की तरफ जा रहे हैं जून में, और बजट के बाद जो फ्लड गेट, अभी तो महंगाई की एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि लोगों के ऊपर एक बोझ आया है, लेकिन जो असल फ्लड गेट खुलेगा वो जून के आपका जो बजट आएगा उसके बाद आपको और महंगाई करनी पड़ेगी। तो आम आदमी को ऑफर करने के लिए हुकूमतों के पास क्या है? इमरान खान जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मईशत के हवाले से एक मेज़ पे बैठना चाहिए और दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी। और मैं समझता हूँ कि वो जो खर्चे हैं गैर पैदावारी खर्चे आपके मुल्क के, उनको कम करने की ज़रूरत है। अमीर लोग जो हैं उनके ऊपर आप 1 रुपए का भी टैक्स लगाते हैं तो वो नीचे वो टैक्स जो होता है वो नीचे आ जाता है उन लोगों के लिए जो ख़रीदार होते हैं, जो सारफ होता है। उसको कैसे रोकना है, अपनी FBR को कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। बाजवा साहब ने बड़ी कोशिश की थी, इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों को चेंज किया था, लेकिन क्या वो FBR अभी तक एक
उसी तरह का अदारा है। मैं समझता हूँ पिछले जो चंद सालों से 10-20 सालों से जिस तरह से वो चल रहा है उसी तरह हमारे दूसरे अदारे चल रहे हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा है और ये भी नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है इस चैलेंज को डील करने के लिए। पोटेंशियल भी है, इत्तेफाक राय नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, कंड्यूसिव हालात नहीं है। उनको पैदा, वो जब तक पैदा नहीं होंगे मैं नहीं ठीक है, समझता आपका हम पॉइंट इन आ गया challenges कि से जी निकल सकते एक हैं। यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत है, कंड्यूसिव बनाने की जरूरत है। मुझे क्विकली प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब जनाब जाना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे IMF को लिखे गए खत के हवाले से, हम बात करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए रज़ाक दाऊद के उस इंटरव्यू के हवाले से कि जब PTI हुकूमत की नई तश्कील हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने जो हमारा दोस्त मुल्क है जिसे समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है उसको नाराज किया। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट की शख्सियात के हवाले से मजाक उड़ाना, उनको नाराज किया गया। अमेरिका को पहले आंखें दिखाना और बाद में फिर लॉबियस्ट फर्म्स हायर करना और उसके बाद फिर मामलात की जी अमेरिका तो इन्वॉल्व नहीं था इस रिजीम चेंज के अंदर। दूसरी, रूस को सियासत में रगेदना और रूस बार बार ये कह चुका है जी हम इसके जो आज हालात पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं, माशी, सियासी, दाखिली, खारजी, इसकी असल में जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और सिर्फ जिम्मेदारी का आयद होना ही काफी है या फिर एहतसाब भी होना चाहिए? ये बड़ा यहां पे सवाल बनता है क्योंकि इसकी वजह से पिस कौन रहा है? पिस एक आम आदमी रहा है। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मेरा सर आपसे सवाल होगा, एहसन इकबाल साहब का जो बयान है कि मौजूदा अदम इस्तेहकाम की जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान की हुकूमत पर आयद होती है जो उस वक्त, क्या इसकी जिम्मेदारी का तयन करके आप एहतसाब नहीं होना चाहिए कि खुली छूट है जिसका जो दिल चाहे वो आपके खारजा ताल्लुकात भी खराब करे, आपकी मईशत भी बर्बाद करे? देखें, एहतसाब तो फिर वहां से होना चाहिए कि 2013 के इंतखाबात के ठीक एक साल बाद किस तरीके से 126 दिन का धरना दिया गया, उसका प्लान जो लंदन प्लान, उसके तमाम किरदार जो है वो सामने आ चुके हैं। उन तमाम किरदारों ने बताया कि किस तरह से एक मुंतखब हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया, वज़ीर आज़म को किस तरह से निकाला गया। उसके बाद जो शाहिद खाकान अब्बासी की जो हुकूमत थी उस पर फैज़ाबाद धरना की एक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी है, ज़रा उसको पढ़ लें। तो ये एक लंबा सिलसिला है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को सबोताज करने का और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का। आपने जो हवाले दिए हैं उनकी मुल्क के कानून के मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए। कुछ मैं आपको एक और ताज़ा तरीन मिसाल भी दे देता हूँ। देखें जी, जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो कौमी राज हैं उसकी पाबंदी सब पर है। जिन लोगों ने वजारत उज़्मा संभाली है या सदर या दूसरे ओहदों पर हैं, उन्होंने इनका हल्फ लिया है कि वो राज जो है वो आश्कार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से इमरान खान वो हर रोज़ उनको सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इंटरव्यूज़ में सामने लेकर आ रहे हैं, उसके संगीन नताइज निकलेंगे और निकल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने एक मनपसंद चहीते सहाफ़ी कोट एंड कोट को मोहम्मद बिन सलमान के साथ इमरान खान की जो गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने उनके बकौल एक पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जंग करने की बात की और उसमें पाकिस्तान की मदद की बात की। अब इस तरह की बातें सहाफ़ियों को बताना जो बहुत क्लासिफाइड हैं वो उसके संगीन नताइज होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह से शौकत तरीन ने किया, दो वज़राए ख़ज़ाना को पाकिस्तान के साथ मुआशी तौर पर सबोताज करने की एक जो कोशिश की, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ पर खड़े हैं, इन तमाम चीज़ों को माफ़ नहीं किया जा सकता। वो मुल्क में शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, जो मुल्क का जो कानून है उस पर सबको चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अंधेर नगरी का राज चला हुआ है। आप देखें कि 2 दिन लगे हैं, हाई कोर्ट ने बुलाया एक बंदे को जिसने कबल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दी हुई है और वो वहाँ पेश होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस तरह के जो लाडलापन है, अगर इसकी इजाज़त दी जाएगी तो फिर ये मुल्क जो है वो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इजाज़त नहीं दी जा क्योंकि इससे बड़ा रॉन्ग मैसेज आता है। शनीला अमार साहब फरमाइएगा, एहतसाब अगर ना हुआ तो फिर क्या पैगाम जाएगा? देखिए, एहतसाब ना हुआ तो फिर आप लोगों को ये पैगाम दे रहे कि आप इमरान खान की तरह इस माशरे को जिस तरह भी तबाह करना चाहते हैं आप आके तबाह कर लें, क्योंकि इमरान खान ने इस सियासी, माशी
और अखलाकी ढांचा तबाह करके रख दिया इस मुल्क के अंदर। यानी कि जो बंदा इमरान के ऊपर तनकीद करता है, उसके ऊपर जो गालम गलोच होती है, जिस तरह के इल्जामात होते हैं, वो इमरान की वजह से ही होते हैं। क्योंकि इमरान साहब जब बैठ के एक सहाफ़ी को कहेंगे कि वो लिफाफा और हम भी सहाफ़ी उसकी है, जद में आते हैं, रोज आते वो हैं, ना खातून का देखते हैं इज्जत, ना एहतराम, ना किसी और शख्सियत का इसलिए देखते कि हैं। वो इज्जत एहतराम खान साहब खुद भी नहीं देते हैं। अगर वो एक फीमेल जर्नलिस्ट के बारे में ये कहेंगे कि वो क्यों उस जगह पे जाती है जहां पे मर्द होते हैं, तो उसके साथ यही सब कुछ होगा, तो उसका जो वर्कर और सपोर्टर है वो क्यों एहतराम करेगा किसी खातून सहाफ़ी का या किसी ऐसी खातून का जो कि खान साहब के ऊपर तनकीद कर रही हो, क्योंकि वो उनको सबक ही यही पढ़ा रहा है। जब वो खुद कहेंगे कि जो मेरे ऊपर तनकीद करता है, ये चैनल जो है ये लिफाफा सहाफ़ी है, ये चैनल जो है ये गुलाम है उसका, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी तनकीद इसी तरह की करेंगे उन लोगों के ऊपर जो खान साहब के ऊपर तनकीद करेंगे। एहतसाब बहुत सी चीज़ों का होना है। एहतसाब उन लोगों का भी होना है जिन्होंने इमरान खान साहब को मुसल्लत किया और उनको ये उनके जहन में डाल दिया कि तुम इस आइन, रियासत, कानून, हर चीज़ से बालातर हो। वो आइन शिकनी करते हैं, वो आइन को तोड़ते हैं, लेकिन वो खुलेआम दंदनाते फिर हैं। वो तोशाहाना से चीज़ें जो हैं वो छुपाते हैं, उसकी चीज़ों को वो बेच देते हैं, कानून के मुताबिक ज़्यादा पैसे देने हैं वो कम देते हैं, लेकिन वो खुलेआम बैठे हुए हैं, कौम को रोज़ आके अखलाकियात का भाषण दे रहे हैं। उनको अदालतें बुलाती हैं, वो अदालतों के फैसलों को अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं, वो जजों को खुलेआम धमकियां देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आप उसके अलावा हम चल पड़ते उनके दौर के अंदर जो स्कैंडल्स चले हैं, ये जो मुल्क के अंदर आप सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आते साथ हमें लोड शेडिंग के मसाइल देखने पड़े। किस वजह से? इसलिए कि खान साहब ने रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर के महंगे पावर प्लांट जहाँ से 20% बिजली लेनी थी 50% ली। किसी ने उनको इस बात के ऊपर पकड़ा है? आपकी फॉरेन फंडिंग आ रही है, वो साबित हो चुका है कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग मिली है। खान साहब के ऊपर कोई केस चल रहा है, साइफर को लेके आपने एक साजिश बनाई, हमारे ताल्लुकात हम कोई गुलाम है? आज वो खबर आज भी आई है जी, और फवाद चौधरी साहब बड़े अच्छा। फखरिया बता रहे हैं कि मैं कल जाके अमेरिकन एम्बेसडर से मिला, मैंने उनके साथ बड़े मसले डिस्कस किए, मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है। आज वो अमेरिकी को जाके आप बता रहे हैं, वही अमेरिका जिनसे आपने हमें आज़ादी लेके देनी थी, और ये फवाद चौधरी साहब नारे लगाते देते तेरा बाप भी देगा आज़ादी, और उसी बाप के कदमों में जाके अब बैठ गए हैं। आप खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? जाके बाप से आज़ादी छीने जाके। तो ये सॉवरन मुल्क के जो बासी हैं वो ये काम करते हैं, जेब देता है वो अपने आप, वो इस मुल्क के ऊपर इक्तदार लेने के लिए किसी के पास भी जा सकते किसी के पास भी ये जा सकते हैं, सिर्फ जो ठीक है। आजादी के नारे हैं, ये सिर्फ वो अवाम को जोश दिलाने के लिए, उनको फ्रेब देने के लिए, लेकिन इक्तदार के लिए वो क्या क्या ठीक है, खेल आपका रचाते पॉइंट आ रहे गया। हैं वो हम देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आज़म जौहरी साहब आपको इन्वॉल्व करते हैं सर, फरमाइएगा, एहतसाब की बात करना क्या रेड लाइन है? क्या रेड लाइन रियासत पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए, या कोई भी शख्सियत उसको बना लें और उसके बाद रेड लाइन करार दे दें उसको? देखें, कोई भी शहरी कानून से बालातर नहीं है। हर शहरी बराबर है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर रहा हो या है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो एक ही कानून जो है सब पे लागू होता है। तो मैं समझता हूँ कि जहां जहां खान साहब की गलतियां हैं, जहां जहां उन्होंने इस मुल्क के साथ कोई मुल्क की सालमियत के हवाले से गलतियां की हैं, तो कानून के उसमें आने में मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कबाहत है या उसमें कोई सेकंड थॉट भी नहीं होना चाहिए। और हर वो शख्स जिसने इस रियासत को नुकसान पहुंचाया है उसका एहतसाब जरूरी है और बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें इन चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इस वक्त मुल्क को कैसे संभालना है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा होगा जो 23वीं बार IMF के प्रोग्राम में गया हो। अब देखें, गुज़श्ता हुकूमत ने जिस तरह IMF का प्रोग्राम फुलफिल नहीं किया, तो हमें उसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इतने मसाइल का सामना है। लेकिन उससे पहले भी 21 बार हम IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं। दुनिया के बेशुमार मालिक को आप देखें वो IMF में गए हैं 2-4 दफा, उसके बाद उन्होंने सबक हासिल किया और अपने IMF में जाने से उन्होंने उसको दोबारा नहीं गए और अपने मुल्क को ठीक करने के लिए वहां पे रिफॉर्म्स की गई और चीजों को बेहतर किया गया। लेकिन हमने बदकिस्मती से अभी तक हमने सबक हासिल नहीं किया, हम अभी तक उसी झंझट में फंसे हुए हैं। यासर, कल आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक निशानदेही की थी, मैं आज दोबारा उस पर बात करना चाहूंगा कि देखें हमने अल्टरनेट एनर्जी की बात करते हैं, आज हम IMF के तो गुलाम है ही हैं, हम IPPs के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। सर्कुलर डेट आप देखें हमारे सर पे इतना चढ़ चुका हुआ है जिसको अदायगी हमारे लिए मुश्किल है।
उसमें आपने सोलर की इंपोर्ट के हवाले से एक पॉइंट कल रेज किया था। जी जी देखिए इस वक्त एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। हमें सोलर के ऊपर इस वक्त ड्यूटी खत्म करने की जरूरत है हुकूमत को, ताकि 6% हमारे सर जी, मुल्क स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था हम आपको लोन देंगे, 2 मिलियन से ज्यादा आपको लोन मिल सकता है सोलर एनर्जी के ऊपर। आप किसी बैंक के पास जाएं, वो कहते हैं जनाब एलसी नहीं ओपन हो सकती, इंपोर्ट ही नहीं जी है, स्टेट बैंक की जो जी क्वेश्चन था वो हमें अवेलेबल ही नहीं है, वो तो आपको चिट्टा इनकार कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत की पॉलिसी होने के बावजूद बैंकों की तरफ से आगे हमें सपोर्ट नहीं मिल रही। तो लिहाजा हम एनर्जी क्राइसिस से कैसे जान छुड़ाएंगे। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम आईएमएफ का जो ये प्रोग्राम है उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है कि ये चंद माह की गेम नहीं है। चंद माह आजम में जय मुल्क साहब, ने सॉरी टू कट यू हियर सर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारे जो दोस्त मुमालिक जिनके साथ 75 बरस लगे हमने ताल्लुकात बनाने के अंदर, जिन्हें के साथ ताल्लुकात 4 साल के अंदर बिगाड़ दिए गए, और अब चूंकि हमारे मेजर बायर भी वही थे, अगर अमेरिका में हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जाती है, सेकंड हमारी यूरोप में जाती है, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जाती है, तो आप ये फरमाइएगा अगर वो हमसे नाराज होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? तो क्या हम उनको एहतसाब ना करके ये पैगाम दे रहे हैं कि जो कुछ आपको नाराजगी के साथ हमने किया वो ठीक किया? या सर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह सोलंकी साहबा ने और शिंदे साहब ने बड़ी डिटेल से बात की कि पिछली हुकूमत ने हमें किस तरह आइसोलेट कर दिया, दुनिया से हम कट ऑफ हो गए, हमारे अपने दोस्त हमसे नाराज हो गए, और आज हमारी हुकूमत जब से ये पीडीएम गवर्नमेंट आई है सिर्फ अपने तलकात की बहाली के लिए कोशिशें हो रही हैं। आप देखें कि हमारे वजीर आजम और वजीर खारजा मुसलसल आपको दूसरे ममालिक के दौरों पर नजर आ रहे हैं, और वो जो माजी के हमारे डैमेजेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, और छोटे छोटे मुआहदे मुल्कों से करके, ताकि हमारा दोबारा जो है ना बिजनेस स्टार्ट हो सके, हमारे उन मुल्कों से तलकात बेहतर हो सके। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये डॉक्टर ताहिर। नहीं, यही जो इशू है वो आपकी तरफ लेके जाऊंगा। खारजा फ्रंट के ऊपर जितना डैमेज कॉज किया गया है हमें पिछले 4 सालों के अंदर, कि आज हमारे दोस्त ममालिक हमें कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको इमदाद भी चाहिए, लोन भी चाहिए, पहले आप IMF से होकर आए फिर हम आपको देंगे। क्या ये रवैया 4 साल पहले था इन ममालिक का हमारे साथ? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ यकीनन ये जो माजी की हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो लेकिन सियासत के कुछ नो गो एरियाज़ होते हैं। वो नो गो एरियाज़ ये हैं कि कौमी सलामती खारजा पॉलिसी के अंदर तसलसल होता है। आप देखें कि वीकली एड्रेस भी होते हैं रेडियो पे US प्रेसिडेंट के, लेकिन वो कई महीनों बाद फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं। रूस के सदर पुतिन जो हैं उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया है, उन्होंने इतने बयान यूक्रेन के ख़िलाफ़ नहीं दिए, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं दिए जितने हमने दिए। चाइना ने कितने बयानात दिए। तो ये जो सुबह शाम आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गुफ्तगू करते हैं, कभी आप इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ चैनल का आइडिया देते हैं UN में, और मलेशिया जाने के वक्त आप बैक आउट कर देते हैं। कभी आप जो एक बुक आई है न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर बुक थी ब्लड एंड ऑयल, उसके अंदर एक बरादर इस्लामी मुल्क के अहम सरबराह जिन्होंने हमें हमेशा मदद की, उनके बारे में आपने ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की जो वहाँ पे माइंड हुई। तो ये जो है, और फिर कभी आप भारतीय इंतखाबात में ये विश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी जो है वो कश्मीर के लिए और इंडिया पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, तो ये नहीं आपको करना चाहिए। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा जॉइंट सेशन में बात की, तो इमरान खान साहब ने कहा तो क्या मैं जंग कर लूं, वो भी एक बहुत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया तो उसके बाद इंडियन लॉबी और कुछ ताकतें चाहती थी कि पाकिस्तान के ऊपर वार क्राइम ट्रिब्यूनल जो है आलमी सतह पे उसके मुकदमात किए जाएँ हमारे कौमी सलामती के इदारों पर, हमारी हुकूमत पे। तो जो मुजीबुर रहमान के यहाँ कुछ सियासी जमातें उनकी हामी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें इंडोनेशिया भेजा क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान वहाँ दौरा कर रहे। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका हवाला किताब में मौजूद है। वहाँ जाके भुट्टो साहब ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि देखो तुम पाकिस्तान में इतना अरसा हम इकट्ठे रहे और अब एक मुल्क अलहदा बन गया और हम उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के आगे हमारे जितने भी इख्तलाफात हों इस हद तक जाए कि हमें इंडियन लॉबी के ऊपर वार ट्रिब्यूनल में करना पड़े? तो शेख मुजीबुर रहमान जैसे बंदे के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा भुट्टो को एश्योरेंस दे हम वहाँ से नहीं कर रहे और हम ये करेंगे। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक जो है, हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी में देखा कि किस तरह जंग को वो एक ग्रेसफुल तरीके से राजीव गांधी के उधर वहाँ गए और जंग से उन्होंने बचाया।
जो पाकिस्तान के कट्टर मुखालिफ थे, कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े आलिम दीन थे, स्कॉलर थे, इंडिया के सदर रहे। जब उनसे पूछा गया, यहाँ से वफ्द गया कि पाकिस्तान के आप मुखालिफ रहे, उन्होंने कहा अब इस तजर्बे को नाकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी मुसलमानों की इज्जत पाकिस्तान से है। तो आज जो हम कर रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं जो आपकी गुफ्तगू में हम अभी तक इग्नोर कर रहे हैं। एक आखिरी अहम बात, अभी जो माशी बहरान है, यहाँ एक सियासी जमात ओवरसीज पाकिस्तानी को कह रही है कि आप मुल्क में पैसे ना भेजें। जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग रॉन्ग मैसेज है, यकीन रॉन्ग। और उन्होंने पहले ही कहा था बिल फाड़ दें और सिविल नाफरमानी, इस तरह की बातें। सज्जाद अनवर साहब, क्विकली सर आपको इन्वॉल्व करूंगा। सर, डोंट यू थिंक दिस इज द हाई टाइम कि अब हमें लाइन खींच दी जानी चाहिए कि खारजा ताल्लुकात जो हैं, दाखिली मामलात जो हैं और इस तरह की चीजें, जब आप उस मनसब पे होते हैं, जो आपने बातें पब्लिक नहीं करनी उसका आपने ख्याल रखना। अगर नहीं रखेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। ये जो रेड लाइन वाली थ्योरी इस वक्त बेची जा रही है, रेड लाइन रियासत होनी चाहिए, कोई शख्सियत? हाँ बिल्कुल रियासत होनी चाहिए, लेकिन आपकी बात से मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि